फ्रेंड्स, सो लेट्स कम टू द चैप्टर 24 एंड दो ही तीन चैप्टर बचे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के। हमने ऑलरेडी पूरा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ख़त्म कर लिया है। वी हैव एंडेड अप फालवाज, गंगाज, ये सारी डायनेस्टीज पढ़ ली है। सो लेट्स कम टू द इंडियाज कल्चर कॉन्टेक्ट्स विद द एशियन कंट्रीज़। एशियन मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। आपने देखा हमने पोस्ट मॉडर्न टाइम पे बहुत ज़्यादा एशियन और रोमन, गुप्ता अम्पायर में भी हमने देखा बाइजेंटीन अम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड चल रहा था। ठीक है, इंडिया जो है सिल्क रूट पे, चाइना जो है जो भी भेजता था सिल्क रूट के थ्रू इंडिया भी उसमें आता था। ठीक है, इंडिया उसमें से सिल्क जो है उन्होंने चाइना से सीखा, फिर चाइना ने हमसे कॉटन वाली चीज़ें सीखी। इंडिया में गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा आता था क्योंकि इंडिया स्पाइसेस वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते थे। सो ये सब चीज़ें देखा। तो सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट जो था हमारा बहुत ज़्यादा था। अब मिडिवल लॉ गिवर्स जो थे, जो मिडिवल इंडिया में आए और कमेंटेटर्स आए, उन्होंने बोला कि पर्सन को जो है सीज के थ्रू ट्रैवल नहीं करना है, सीज के थ्रू कोई भी ट्रेड जो है, पूरी तरह ट्रेड जो है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ मना करना है। बट ये नहीं था। इंडिया ने बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स बनाए थ्रू द जब हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन आया था तभी से बहुत ज़्यादा कल्चरल कॉन्टेक्ट से। फॉर एग्जांपल हड़प्पन के जो सील्स हैं वो मेसोपोटामिया वगैरह में मिले। ठीक है, बट बिगनिंग हुआ जैसे ही क्रिश्चियन एरा का, तो इंडिया जो है कमर्शियल कॉन्टेक्ट जो था चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, रोमन एम्पायर के साथ बहुत अच्छा बनाया। हमने देखा चाइना का सिल्क रूट जो है वो इंडिया के लैंड के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें देखी। अब कैसे हमारा, सबसे पहली बात हमारा जो सेंट्रल एशिया और ये वाला रीजन था वहाँ पे कैसे हमारा कल्चरल कॉन्टेक्ट बना। तो सबसे पहली चीज़ रिलीजन के बेसिस पे हमारे कल्चरल कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा बने। फॉर एग्जाम्पल पहले बुद्धिज़्म के बेसिस पे बना, फिर ब्राह्मणिज्म के बेसिस पे बना। जब गुप्ता एम्पायर है तो ब्राह्मणिज्म के बेसिस पे बहुत ज़्यादा हमारे कल्चरल कॉन्टेक्ट बने, और उससे पहले जो है बुद्धा के बेसिस पे ही हमारे कल्चरल कॉन्टेक्ट बने थे। तो प्रोपोगेशन जो था बुद्धिज्म का वो हमारा इंडिया का कॉन्टेक्ट जो है श्रीलंका, बर्मा, चाइना, सेंट्रल एशिया के साथ प्रोपोगेट किया। मोस्ट प्रोबेबली अगर बात करें तो बुद्धिस्ट मिशनरीज वगैरह सेंड की गई श्रीलंका में इन द रीन ऑफ अशोकास टाइम, इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले। फिर हमने देखा बुद्धिज्म जो है वो पूरी तरह परमानेंटली स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना लिया है श्रीलंका में। मतलब भले इंडिया से बहुत ज़्यादा, इंडिया से बुद्धिज्म पूरी तरह डिक्लाइन हो गया था, बट बर्मा, श्रीलंका, ये वाली जो कंट्रीज़ है जो हमारी इंडोनेशिया हो गई, यहाँ पे हमारा बुद्धिज़्म को उतना ही इंपॉर्टेंस आज भी दी जाती है जितना पहले दी जाती थी। ठीक है, फिर बर्मीज़ ने डेवलप किया थेरावादा फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, जो कि हमने पढ़ा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि थेरावादा फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म क्या है। ठीक है, और कौन से बुद्धिज़्म से एमर्ज हुआ है। फिर बहुत सारे टेम्पल मिले। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि बर्मीज़ और श्रीलंका में बुद्धिस्ट जो है वो बहुत बेस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है प्रोड्यूस हुआ, जो कि हमारे इंडिया में भी नहीं हुआ। ठीक है, और सारी पाली टेक्स्ट जो है वो श्रीलंका में कंपाइल की गई। तो ये हो गया श्रीलंका एंड बर्मा। अगर हम बात करें कनिष्क के टाइम पे, तो नंबर ऑफ इंडियन मिशनरीज जो है सेंट्रल एशिया, चाइना, अफगानिस्तान से भेजे गए फ्रॉम द इंडिया। बुद्धिज़्म जो है चाइना के थ्रू कोरिया, जापान में भी इस्टेब्लिश हुआ। फिर फाहेन और हुआन सैंग आए थे। फाहेन किसके टाइम पे आए थे, हुआन सैंग किसके टाइम पे आए थे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो कल्चरल कॉन्टेक्ट और ज़्यादा बढ़ गया। और आर्ट ऑफ सिल्क ग्रोइंग जो है हमने चाइना से सीखा, और चाइना ने हमसे क्या सीखा, द आर्ट ऑफ बुद्धिस्ट पेंटिंग। अदर टू ग्रेट सेंटर्स थे बुद्धिज़्म के, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान में हमको दो टाइप की मोनेस्ट्रीज मिली, बेगाराम एंड बामियान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, तो बेगाराम एंड बामियान। ठीक है, तो इस अफगानिस्तान में सिचुएटेड है। बेगराम का मतलब होता है इस फेमस, उस आइवरी वर्क के लिए फेमस है, जो कि कनिष्क के टाइम पे आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये बामियान है अफगानिस्तान में, ये बुद्धिज़्म आप देख सकते हैं, ये फोटो। ठीक है, तो बामियान जो है ये टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू है जो कि हमको मिला, और ये इसी कारण से इसको डिस्टिंक्ट माना जाता है। अब सिमिलर प्रोसेस अगर बात करें तो ये सेंट्रल एशिया और हमारे जो रिपब्लिक्स हैं यूएसएसआर की, वहाँ पे भी मिले बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ठीक है, स्तूपास, इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में लिखी थी। कुषाण का रूल जो है प्राकृत रिटन खरोष्ठी लैंग्वेज में मिला, खरोष्ठी स्क्रिप्ट में मिला सेंट्रल एशिया में। तो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह मिले जो कि हमारे उस टाइम के बिलोंग करते थे और डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में बताते थे। अब इंडिया का कल्चर साउथ ईस्ट एशिया में कैसे स्प्रेड हुआ। इंडिया का कल्चर साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज़्म के कारण नहीं हुआ, एक्सेप्ट बर्मा की अगर बात करें, क्योंकि बर्मा में हमारा बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे ब्राह्मणिकल कल्ट जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो कैसे हमको पता चलता है, नेम जैसे स्वर्ण भूमि दिया गया पेगू और
मॉल मेन को जो कि बर्मा में है। फिर मर्चेंट्स जो थे बरोच, बनारस, भागलपुर के, वो बर्मा के साथ ट्रेड करते थे। फिर बुद्धिस्ट रिमेन्स पाए गए बर्मा में, ठीक है। इंडिया का क्लोज रिलेशन था जावा इंडोनेशिया के साथ, जिसको स्वर्ण द्वीप बोला गया, जो कि गोल्ड होता है, लैंड ऑफ गोल्ड, आइलैंड ऑफ गोल्ड, ठीक है। वहाँ से गोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा आता था। सेवरल स्मॉल इंडियन प्रिंसिपैलिटीज सेटअप हुई। व्हेन चाइनीज़ पिलग्रिम फाहिन विजिटेड जावा, तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मणिकल रिलीजन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है। फालवाज ने अपनी कॉलोनी फाउंड की सुमात्रा में। फिर एक श्री विजया करके एक अम्पायर फ्लरिश्ड हुआ वहाँ पे। तो जावा एंड सुमात्रा की अगर बात करें तो वो रेडिएशन हो गया हमारे इंडियन कल्चर का थ्रू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया में हमारा ब्राह्मणिकल कल्चर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। फिर इंडो चाइना की बात करें तो इंडो चाइना जो है पर्टिकुलरली डिवाइडेड है 3 चीज़ों में, वियतनाम, काम्पुचिया एंड लाओस, ठीक है। काम्पुचिया मतलब कंबोज, ठीक है, जो कंबोज के साथ माना जाता है। तो इंडिया ने 2 पावरफुल किंगडम सेटअप किए वहाँ पे, कंबोज और चंपा। तो पावरफुल किंगडम जो कंबोज था वो काम्पुचिया में था, जो कि डिवोटी थे शिवा के, और उन्होंने बहुत ज़्यादा संस्कृत लर्निंग और न्यूमरस इंस्क्रिप्शन बनाए, और जितने भी इंस्क्रिप्शन थे वो संस्कृत लैंग्वेज में बने थे। इन द नेबरहुड कंबोजा अगर बात करें तो चंपा जो था वो सदर्न वियतनाम में है, और फ्रिंजेस जो है वियतनाम के वहाँ पे, और किंग जो थे चिंपा के वो भी शिवा के डिवोटी थे। ऑफिशियल लैंग्वेज भी उनकी संस्कृति। तो ग्रेट सेंटर बना वेदास और धर्मशास्त्र को प्रमोट करने का, क्योंकि आपको पता है धर्मशास्त्र में हमारी संस्कृत की बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, एंड वेदास बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया का सेटलमेंट जो इंडियन ओशन में था वो फ्लरिश हुआ 13th सेंचुरी में, क्योंकि बहुत सारे लोग आए, इंडियनाइज्ड हो गए लोकल पीपल के साथ। तो उन्होंने अपना एक न्यू टाइप का आर्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर बनाया, जो कि हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल जो है वो इंडिया में नहीं मिलता है, बोरोबुडूर इंडोनेशिया में मिलता है, जो कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल कंसीडर किया जाता है होल वर्ल्ड में। फिर टेम्पल ऑफ अंकोर वट है जो कि काम्पुचिया में है, वो लार्जर देन बोरोबर है, बट ये मिडिवल टाइम्स पे बिल्ड हुआ, ये एंशिएंट टाइम पे नहीं बिल्ड हुआ। फिर बहुत सारे ग्रीक्स के साथ फिर रामायण और महाभारत की स्टोरीज वहाँ टेम्पल के वॉल्स पे है। फिर हमने देखा लैंग्वेज जो है इंडिया संस्कृत में चेंज हुई, जैसे कि भाषा इंडोनेशियन लैंग्वेज है। फिर हेड जो है बुद्धा के वो थाईलैंड में पाए गए, कंबोज में पाए गए। ब्रोंज इमेजेस पाई गई, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन आर्ट एंड कल्चर का और लोकलाइज्ड होने का। फिर हमने देखा इनका कंट्रीब्यूशन रिलीजन बस में नहीं था, इनका कंट्रीब्यूशन ट्रेड के कारण और ज़्यादा हुआ। सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट जो है ट्रेड के कारण और ज़्यादा, तो ट्रेड हमारा बहुत ज़्यादा हमको हेल्प किया, जैसे कि स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप नाम के हैं टेरिटरीज हम देखते हैं, ठीक है। ट्रेड के कारण क्या हुआ, हमारा मनी तो एक्सचेंज हुआ, बट हमारा एलिमेंट ऑफ कल्चर भी एक्सचेंज हुआ, ठीक है। और ये 2 वे ट्रैफिक था, एक ही वे नहीं कि इंडिया ही सप्लाई कर रहा है वो ही सप्लाई कर रहा है। तो 2 वे ट्रैफिक था। इंडिया ने क्राफ्ट ऑफ मिंटिंग गोल्ड कॉइन्स जो है ग्रीक और रोमन से सीखा, इंडिया ने सिल्क ग्रोइंग चाइना से सीखा। उसके अलावा इंडिया ने भी, इंडिया से कॉटन स्प्रेड हुआ अदर कंट्रीज़ में, लोगों ने सीखा कॉटन कैसे वो करते हैं, फिर स्पाइसेस वगैरह देखा। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था आर्ट, रिलीजन, स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस में, बट उनका खुद का फॉरेन इन्फ्लुएंस भी था, जिन पर्सनालिटी दोनों के मिक्स हुई, और इंडिया ने अपना खुद के जो भी डायनेस्टीज आई वो अपना खुद का ओन कल्चर डेवलप किया बाय assimilating Indian elements, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ लेट्स कम टू द समरी की अगर बात करें तो सबसे पहले हाँ, इंडियन कल्चर कॉन्टेक्ट विथ एशियन कंट्रीज। तो सबसे पहले श्रीलंका, बर्मा, चाइना, सेंट्रल एशिया के साथ क्या था, इनके साथ जो कॉन्टेक्ट हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया, प्रमोटेड बाय प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। कैसे, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट मिशनरी श्रीलंका में मिली अशोका के टाइम पे, शॉर्ट स्क्रिप्शंस मिले, स्क्रिप्ट मिली श्रीलंका में, सारे जो पाली टेक्स्ट थे वो कंपाइल्ड हुए श्रीलंका में। फिर बर्मीज ने थेरावाडा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म डेवलप किया, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स मिले। और बर्मीज और श्रीलंका की अगर बात करें, बर्मा और श्रीलंका की, तो वहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, जो कि इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं हुआ। फिर चाइना में भी बहुत सारे नंबर ऑफ इंडियन मिशनरीज गए, फिर चाइना के थ्रू जापान और कोरिया में गए, जैसे फाहिन हुआनसेंग केम टू इंडिया। इंडिया ने सिल्क ग्रोइंग जो है चाइना से सीखा, और चाइना ने बुद्धिस्ट पेंटिंग सीखा इंडिया से। फिर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट बेग्राम एंड बामियान जो है वो सिचुएटेड है, जो कि बेग्राम में इवरी वर्क मिले, और बामियान जो है टॉलेस्ट बुद्धिस्ट स्टैचू है। फिर हमने कुशान रूल के टाइम पे पढ़ा कि खरोष्टी स्क्रिप्ट वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस हुई। तो ये हो गया श्रीलंका, बर्मा, चाइना, सेंट्रल एशिया के साथ। अब साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है वो ब्राह्मणिकल कल्चर ज़्यादा स्प्रेड हुआ, बिकॉज बुद्धिज़्म इतना नहीं, एक्सेप्ट बर्मा में जो है था बुद्धिज़्म था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्वर्ण भूमि एक
संस्कृत वर्ड है जो कि वेदास से रिलेटेड है, तो वो हमको मिला, जो बर्मा की कुछ टेरिटरीज़ को दिया गया। फिर क्लोज रिलेशन जावा और इंडोनेशिया के साथ था, जिसको नाम दिया गया स्वर्ण द्वीप, जिसको आइलैंड ऑफ गोल्ड बोला गया। फाहेन जो है विजिट किए थे जावा में। फिर सुमात्रा में फालवास ने फाउंड किया उनकी खुद की कॉलोनीज, इवेंचुअली वो उन्होंने किंगडम फॉर्म किया श्री विजया। इंडो चाइना की अगर बात करें तो वियतनाम, कंपूचिया, लाओस 3 मेन इंपॉर्टेंट था जिसमें इंडो चाइना डिवाइडेड था। और इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे, कंबोज और चंपा। कंबोज जो था वो कंपूचिया में था, शिवा के डिवोटी थे, और चंपा जो था वियतनाम में था, वो भी शिवा के डिवोटी थे, और ये दोनों संस्कृत को फॉलो करते थे। तो वेदास बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। फिर इंडियन सेटलमेंट इन इंडियन ओशन की अगर बात करें तो न्यू टाइप के आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर डेवलप हुआ, क्योंकि बहुत सारे पीपल आए इंडियन ओशन के साइड में और बहुत सारा इंडियनाइज्ड कर दिया चीज़ों को, अपना लोकल एलिमेंट्स मिला के। तो बहुत सारे फोक प्लेस हमको परफॉर्म करते मिले। और भाषा इंडोनेशिया एक संस्कृत वर्ड है जो इंडोनेशियन लैंग्वेज है। फिर स्कल्पचर्स की बात करें तो हेड ऑफ बुद्धा मिला थाईलैंड और काम्बोज में। फिर ब्रोंज इमेजेस मिली जावा में। ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल हमको वो बुरुबदार इंडोनेशिया में मिला। फिर टेम्पल ऑफ अनक्रोट कंपूचिया में मिला। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें कल्चर पे किसने इफ़ेक्ट डाला, वो ट्रेड था। ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट ऑफ कल्चर बना। इंडिया ने बहुत मिंटिंग गोल्ड कॉइन्स सीखा, ग्रीक और रोमन से सिल्क सीखा। मेथड ऑफ कॉटन ग्रोइंग जो है चाइना ने सीखा। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इंडिया का कल्चर जो है सेंट्रल एशियन के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट फेज, चैप्टर 25। चैप्टर 25 इसी में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, तो वो हम भी इजी से पढ़ लेंगे जल्दी से। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट फेज मतलब इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे हमारा एंशिएंट फेज मिडिवल फेज में चेंज हुआ और किस रीजंस की वजह से हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन इन्होंने दिया है सोशल क्राइसिस एंड ओरिजिन ऑफ लैंड ग्रांट्स। तो अगर हम इसमें बोला गया कि जो भी सेंट्रल फैक्टर था एंशिएंट फेज से मिडिवल सोसाइटी तक चेंज होने का, वो क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट। ठीक है, आप याद रखिएगा हर चैप्टर में जब भी हमने सातवाहनस के बाद जो भी चैप्टर्स पढ़े उसमें प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। उसके कारण फ्यूडलिज्म प्रमोट किया। फ्यूडलिज्म प्रमोट हुआ तो लोकल चीफ्स के पास ज़्यादा पावर आ गई। लोकल चीफ्स के पास ज़्यादा पावर आई तो वो इंडिपेंडेंट बने तो वो अपना खुद का किंगडम बनाने लगे। इसी कारण जो है गुप्ता अंपायर हमारा डिक्लाइन हुआ था, हमने देखा था। तो लैंड ग्रांट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक में हम लैंड ग्रांट पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ एंशिएंट फेज से मिडिवल सोसाइटी की तरफ, वो इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ लैंड ग्रांट की प्रैक्टिस। अब ये लैंड ग्रांट की प्रैक्टिस स्टार्ट क्यों हुई, कैसे हुई, वाई, क्यों हुई? तो पहली चीज़ अगर हम बात करें उसके 3, 4, 5 रीजन्स हैं, बट 2 रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो किंग थे उनको ये था कि उनको रिलीजियस मैरिट ऑक्यूपाई करना है, रिलीजियस रिचुअल्स जो हैं जो परफॉर्म करवा के अपने को गॉड जैसा महसूस करवाना, ये सारी चीज़ें थी। और जो परफॉर्म करवा रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल रिसीवर्स थे, जो मंक्स थे, वो चाहते थे कि हम रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये था कि सोशल क्राइसिस जो आए थे हमारे, जो भी सोशल ऑर्डर इफेक्ट हुआ था उसकी वजह से, उसके कारण भी हमारी प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। अब क्या सोशल ऑर्डर हमारा चेंज हुआ, क्या सोशल क्राइसिस आए? तो वर्ण सिस्टम आपको पता है किस पे बेस्ड था, हमारे 4 वर्णास पे बेस्ड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य। ठीक है, सबके पावर्स डिफाइन थे, सबको क्या क्या करना है वो डिफाइन था। पर वर्ण सोसाइटी जो थी वो जनरली बेस्ड थी हमारी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मतलब जो वैश्यास थे वो प्रोड्यूस करते थे और लेबरर्स कौन थे? शूद्रास थे। तो जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो शूद्रास और वैश्य से कलेक्ट किया जाता था। कौन कलेक्ट करता था? किंग कलेक्ट करते थे या फिर रॉयल ऑफिशियल्स थे वो कलेक्ट करते थे, और उनको जो है सैलरी में पे किया जाता था। ठीक है, ओके, वेट अ सेकेंड। यस, सो वे वी आर, यस, तो हम बोल रहे थे कि जो एंशिएंट रिलीजियस सोसाइटी थी, एंशिएंट सोसाइटी थी, वो मिडिवल टाइम्स में क्यों चेंज हुई, मिडिवल सोसाइटी में क्यों चेंज हुई? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट। अब प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट थी, वो कैसे स्टार्ट हुई? 2 रीज़न थे। पहली रीज़न कि किंग को जो है वो रिलीजियस मेरिट पे रहना था, मतलब हम जो हैं गॉड हैं। दूसरी चीज़ जो रिसीवर्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, जो मंक्स हैं, उनको रिलीजियस रिचुअल्स जो है, रिलीजियस राइट्स परफॉर्म करना था। दूसरा रीज़न ये था
कि सोशल क्राइसिस जो हुए सोशल ऑर्डर चेंज होने पर। फॉर एग्जांपल वर्ना सोसाइटी जो थी वो जनरली प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ पे बेस्ड थी कि प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ जो है वो किसके हाथ में रहेगी, वैश्यास के, और लेबरर्स कौन रहेंगे, शूद्रास, ठीक है। और टैक्सेस जो भी हैं, जितने भी टैक्सेस हैं वो कलेक्ट कौन करेंगे, रॉयल ऑफिसर्स कलेक्ट करेंगे या फिर किंग कलेक्ट करेंगे, द बाय द वैश्यास, फ्रॉम द वैश्यास एंड फ्रॉम द शूद्रास, ठीक है। और वो जो टैक्सेस हैं, जो टैक्सेस से पैसा आ रहा है वो पैसा जो है, जो भी ऑफिशियल्स है, पब्लिक सर्वेंट है, उनको कैश में पे किया जाएगा और रिवॉर्ड दिया जाएगा प्रीस्ट को और इन सब लोगों को, ठीक है। तो किसके बेसिस पे, मतलब जो लेबरर्स है, पीजेंट्स है, उनको नीचे रख के उनसे पैसा कलेक्ट करना है और किसको देना है, प्रीस्ट को देना है, पब्लिक सर्वेंट्स को देना है, रॉयल ऑफिसर्स को देना है, ठीक है। इसके बट 3rd-4th सेंचुरी एडी में एक सोशल क्राइसिस एमर्ज हुआ, क्योंकि हुआ क्या था कि जो भी लोअर ऑर्डर थे, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे बुद्धिज़्म जैनिज्म आए थे, उन्होंने वैश्यास और शूद्रास की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एक वो बनाया कि उनको भी जो है राइट होना चाहिए, लिबरेट जो है लो कास्ट हाई कास्ट से नहीं हो सकते हैं, लिबरेशन कोई भी हो सकता है अगर वो अच्छे रिचुअल्स, अच्छी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। सो लोअर ऑर्डर्स ने बोला उसी टाइम पे ये सोशल क्राइसिस आने के लिए कि उन्होंने टैक्सेस पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया, लेबर सर्विस करने से रिमूव कर दिया, जिसके कारण वर्ना समकारा हो गया, इंटरमिक्सचर ऑफ सोशल क्लासेस। इंटरमिक्सचर ऑफ सोशल क्लासेस मतलब वैश्या, शूद्रास, ये तो सबका काम जो है अलग हो गया। अब वर्ना सिस्टम इसके कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कैसे हम पेमेंट करेंगे, किस में पेमेंट करेंगे। तो उस युग को बोला गया, स्टेट ऑफ अफेयर्स को, कलयुग, ठीक है, कलयुग जो हम बोलते हैं। अब बट ऑलमोस्ट जो बहुत सारी कंटेम्प्रेरी बुक थी, फॉर एग्जांपल मनु ने, उन्होंने एडवाइस किया कि वैश्यास और शूद्रास जो हैं वो उनका काम ही है प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। अगर वो अपने कर्म और धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मतलब वो अपनी ड्यूटीज से डेविएट कर रहे हैं, और इसके कारण जो है किंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर्स और उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। इसी के कारण क्या हुआ, इसी सिचुएशन को हासिल करने के लिए किंग ने क्या किया, लैंड ग्रांट सिस्टम स्टार्ट किया। और लैंड ग्रांट सिस्टम किसको देना स्टार्ट किया, ब्राह्मण्स को, प्रीस्ट को, ऑफिशियल्स को, और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स थे उनको लैंड में पे करना स्टार्ट किया, कैश में पे करना नहीं स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल मॉडर्न टाइम्स में हमने पढ़ा था कि जितने भी रॉयल ऑफिशियल्स थे वो कैश में पेमेंट होती थी, कैश में देते थे उनको, बट गुप्ता टाइम पे हमने देखा कि वो लैंड जो है लैंड देते थे, लैंड में पेमेंट करते थे। सो सैलरीज और रेमिनेशन ना देके उनको लैंड में पे करते थे, और ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं वो बर्डन शो कर दी कि जितने भी हमारे लोअर कास्ट है, जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं, वो जो है टैक्सेस पे करेंगे, और लॉ और ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, जिनको लैंड दिया गया है, ठीक है। तो इसके कारण न्यू लैंड कल्टीवेशन में भी आया, और ट्राइबल पीपल जो है ब्राह्मणिकल वे ऑफ लाइफ भी सीखे, क्योंकि जो वहाँ पे वर्क करते थे, क्योंकि एक विलेज जो है ब्राह्मण के हाथ में था, तो उस विलेज के अंदर जितने भी ट्राइबल पीपल थे वो ब्राह्मण की चीज़ें सीखे। एंड अगर वो उनको किंग को ओबे करना पड़ेगा और उनको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, तो इसके कारण जो है हमारा लैंड ग्रांट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सोशल क्राइसिस एंड ओरिजिन ऑफ लैंड, तो और लैंड ग्रांट। तो एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो समरी मैंने इसी चैप्टर में इंक्लूड कर दी है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट फेज की टू मिडिवल फेज की अगर बात करें तो सोशल क्राइसिस ओरिजिन ऑफ लैंड ग्रांट्स के कारण हुआ। फिर एंशिएंट फेज मिडिवल फेज में क्यों चेंज हुआ, डिक्लाइन हुआ सेंट्रल कंट्रोल का, न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी आई, ट्रेड एंड टाउन्स डिक्लाइन हुए, ठीक है, चेंजेस हुए वर्ना सिस्टम में, कल्चरल और डेवलपमेंट हुए, तांत्रिज्म और भक्ति एमर्ज हुआ। अब सोशल क्राइसिस एंड ओरिजिन ऑफ लैंड ग्रांट्स की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट स्टार्ट हुआ। अब क्यों ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, दो चीज़ें हैं। पहला था चार्टर, जिसमें बोला था कि किंग को रिलीजियस मैरिट एक्वायर करना है, और जो भी रिसीवर से जो काम कर रहे हैं उनको ये रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। दूसरी चीज़ सोशल क्राइसिस, जो कि सोशल ऑर्डर को इफेक्ट की। अब कौन से सोशल ऑर्डर के इफेक्ट की, क्योंकि हमको पता है वर्ना सिस्टम जो था वो बेस था कि प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ वैश्यास करेंगे और लेबरर्स कौन होंगे, शूद्रास होंगे, और टैक्सेस किससे कलेक्ट किया जाएगा, इन्हीं दोनों से कलेक्ट किया जाएगा, और ऑफिसर्स को सैलरीज में पे किया जाएगा। बट 3rd to 4th सेंचुरी AD में क्या हुआ, ये लोअर ऑर्डर जो है उन्होंने पूरी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो इंटरमिक्सचर जो है सोशल क्लास का हुआ, और इसी आर्ट ऑफ
अफेयर्स को क्या बोलते हैं, कलयुग, ठीक है, और उसी को वर्णा समकारा भी बोलते हैं। तो 3rd और 4th सेंचुरी के बाद जब ये हुआ तो मनु एक कंटेम्प्रेरी लॉ बुक थी, उन्होंने बोला कि अगर वैश्यास और शूद्रास अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी से डेविएट कर रहे हैं, धर्मशास्त्र से डेविएट कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन को मीट करने के लिए जो किंग थे उन्होंने लैंड ग्रैंड की प्रैक्टिस स्टार्ट की, प्रीस्ट को देना, ऑफिशियल्स को देना, और उनको जो है कैश में नहीं पेमेंट करते थे, उनको लैंड में पे करना स्टार्ट किए, जिसके कारण बहुत सारे न्यू लैंड कल्टीवेशन में आए और पूरा बर्डन जो था किस में चला गया, जो भी ट्राइबल पीपल्स थे उन पे, और लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, वहाँ के जो भी प्रीस्ट और ब्राह्मण्स होंगे जिनको लैंड दिया गया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल क्राइसिस एंड ओरिजिन ऑफ लैंड ग्रैंड क्यों हुआ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट नेक्स्ट रीज़न इज़ डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया, चैप्टर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मैंने बोला कि लैंड ग्रैंड की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई तो जिसके कारण फ्यूडल चीफ्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैंड ग्रैंड जो है 5th सेंचुरी AD में फ्रीक्वेंट बन गया, और अकॉर्डिंग टू दिस जो ब्राह्मण्स थे उनको लैंड फ्री फ्रॉम टैक्सेस, मतलब बिना टैक्सेस, मतलब वो टैक्सेस नहीं पे करते थे, उनको लैंड दिया जाता था, और सारे जो टैक्सेस थे वो किंग कलेक्ट करते थे, और वो पूरा टैक्सेस जो है किसको जाता था, ब्राह्मण्स को जाता था। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रॉयल रिटेनर्स जो थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो एंटर कर सकते हैं गिफ्ट विलेज। जो भी गिफ्ट विलेज जिसको दिया गया है वो वहाँ पे रॉयल वो नहीं होते। तो जो ब्राह्मण्स को दिया गया था लैंड वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते थे, वो जो है वहाँ पे पनिश भी कर सकते थे सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए। सो ब्राह्मण्स जो है लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे और टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे। तो जिसके कारण क्या हुआ, किंग की जो ड्यूटी थी वो अंडरमाइन की गई, क्योंकि लैंड जो है जिसके कंट्रोल में आ गया, धीरे धीरे ऑब्वियसली जिसके पास लैंड है वो सबसे बड़ा आदमी, जिसके पास 15-15 एकड़ ज़मीन है, आप गांव में चले जाओ, उसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है। तो उसी टाइम ऐसे ही लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर था उस टाइम पे। तो जिनके पास भी, जैसे ही ब्राह्मण्स के पास लैंड आने लगे तो किंग की पावर जो है अंडरमाइंड हो गई, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने लगे, फ्यूडल चीफ्स डेवलप होने लगे, जिसके कारण जो है हमारा गुप्ता अंपायर जो है डिक्लाइन हुआ था। और दूसरा अगर रीज़न की अगर बात करें तो रॉयल कंट्रोल्स जो था वो पूरी तरह एरोड हो गया था, क्योंकि पेमेंट जो था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हम किस में देते थे, लैंड ग्रांट्स के थ्रू देते थे। फॉर एग्जांपल मौर्यन एम्पायर में हम किस में पेमेंट करते थे, कैश में पेमेंट करते थे। बट जब से गुप्ता अंपायर आया तो हम, हर्षवर्धन के अंपायर के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पीक पे हो गया था, गुप्ता अंपायर के टाइम पे हमने लैंड ग्रांट स्टार्ट किया था, और पब्लिक ऑफिशियल्स जो थे हर्षवर्धन के टाइम पे वो भी लैंड रेवेन्यूज़ में पे करने लगे, जिसके कारण जो है पूरी तरह रॉयल जो कंट्रोल था वो पूरी तरह हाथ से हट गया। और हमने देखा था वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसके कारण गुप्ता ने इतनी ज़्यादा आर्मी नहीं मेंटेन की जितना ज़्यादा मौर्यन ने की थी, ठीक है। इसीलिए गुप्ता का डिक्लाइन हुआ था बिकॉज ऑफ फ्यूडलिज्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल, मतलब किंग की पावर के डिक्लाइन हो गया। तो एक बार हम देख लेते हैं समरी की अगर बात करें सेंट्रल कंट्रोल की डिक्लाइन की क्यों हुआ, वाई, बिकॉज ब्राह्मण्स को लैंड फ्री ऑफ टैक्स दिया जाता था और उनके पास राइट था कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं पीजेंट से, और लॉ और ऑर्डर भी मेंटेन कर सकते हैं विलेजेस में। अब विलेजेस जो ब्राह्मण्स को ग्रांट किए जाते थे वो फॉरएवर के लिए, ज़िंदगी भर के लिए ग्रांट किए जाते थे। दैट्स वाई किंग की पावर अंडरमाइंड हुई फ्रॉम द एंड ऑफ द गुप्ता अंपायर। अब रॉयल कंट्रोल जो है वो फर्दर एरोड हो गया, क्योंकि जो पब्लिक ऑफिशियल्स थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको पेमेंट किस में करने लगे, लैंड ग्रांट्स में करने लगे। अर्लियर मॉडर्न टाइम्स में वो कैश में पेमेंट होते थे। तो एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन अगर बात करें तो पब्लिक ऑफिशियल्स पूरी तरह लैंड रेवेन्यू में पे होने लगे, तो जिसके कारण पूरी तरह सेंट्रल कंट्रोल जो है हट गया। अगर आपको मैं बता दूं कि इंडिया में अगर सेंट्रल कंट्रोल हट जाए तो स्टेट अपना अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना ले, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री बना ले। तो इसलिए जो है सेंट्रल का पावर जो है, दैट्स वाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला गया है। यूनिटी दैट मीन्स हमारी जो सेंट्रल कंट्रोल है वो यूनिटी मेंटेन करके रखती है इतने डाइवर्स कंट्री में, राइट। सो बहुत सारे हमारे फेडरल पॉइंट्स भी हैं, बहुत सारे हमारे यूनिटरी पॉइंट्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लिंकअप कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट अगर बात करें न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी। अब न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी, जैसा कि मैंने बताया कि लैंड ग्रांट सिस्टम की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, उसके कारण जो है लैंड जो है अनकल्टिवेटेड लैंड जो है वो कल्टिवेबल लैंड में आ गया। तो बहुत सारे कल्टिवेशन लैंड आ गए, जिसके कारण प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ बढ़ गई तो एग्रेरियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। वी नोटिस एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन एग्रेरियन इकोनॉमी। जो भी लैंडेड बेनिफिशरीज थे वो कल्टिवेट खुद नहीं करते थे, ठीक है,
क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो ऑनर्स थे, जो ऑनर्स नहीं थे वो कल्टीवेट करते थे। फॉर एग्जांपल एक्चुअल कल्टीवेशन की अगर बात करें तो वो पीजेंट्स और शेयर क्रॉपर्स को दिया गया, जो कि अटैच थे लैंड के, बट ऑनर लीगली ओन नहीं करते थे। चाइनीज़ पिलग्रिम आई सेंग ने बोला है कि मोस्ट इंडियन मिशनरीज जो हैं वो अपनी लैंड उनको मिला कल्टिवेटेड बाई सर्वेंट्स एंड अदर्स। हुआंग सेंग ने डिस्क्राइब किया कि शुद्रास जो थे एग्रीकल्चरिस्ट थे, जिससे जो सजेस्ट करता है कि दे नो लॉन्गर कल्टिवेट लैंड मेनली एज स्लेव्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो जब विलेज ग्रांट किया गया ट्राइबल पीपल्स, ट्राइबल एरियाज़ को, तो एग्रीकल्चरिस्ट जो थे वो पूरी तरह रॉयल बेनिफिशरीज के अंदर आ गए, स्पेशली ब्राह्मण्स, ठीक है, बिकॉज ब्राह्मण्स जो थे उनको लैंड फ्री ऑफ टैक्स दिया जाता था 5th to 6th सेंचुरी के टाइम पे, और शेयर क्रॉपर्स और पीजेंट्स जो थे वो पर्टिकुलरली लैंड में स्टक थे और वो ग्रोइंग फैसिलिटी परफॉर्म करते थे। तो इसी कारण जो है, और ये फैसिलिटी जो है हर एरिया में इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई, कोई भी बेनिफिशियरी एक एरिया से दूसरे एरिया नहीं जा सकता था, तो इसके कारण जो है हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ लेते, फिर समरी पढ़ते। तो डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स की अगर बात करें तो 6th सेंचुरी एडी में ट्रेड जो है डिक्लाइन होने लगा गुप्ता अंपायर के बाद, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स हमारे कम हो गए, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स की क्वालिटी हमारी डिक्लाइन हो गई, फ्यूडल चीफ्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ट्रेड जो था रोमन एम्पायर के साथ ख़त्म हो गया था, बैजेंटीन एम्पायर और ईरान के साथ स्टॉप कर दिया गया था, और इसका फ़ायदा चाइना और साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करें तो इसका फ़ायदा जो है अरब्स ने उठाया था, मिडिल मैन जो बन गए थे, और मुस्लिम ने पूरी तरह मोनोपोलाइज्ड, इम्प्रूव मुस्लिम टाइम अरब्स ने पूरी तरह मोनोपोलाइज कर लिया था एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया। अब ये स्ट्राइकिंग फीचर था, क्यों हमारा ट्रेड डिक्लाइन हुआ? बिकॉज हमारे गोल्ड कॉइन्स डिक्लाइन हो गए, ठीक है। प्रैक्टिकल जो एब्सेंस था गोल्ड कॉइन का, उसके कारण जो है पॉसिटी जो थी गोल्ड कॉइन्स की पॉसिटी के कारण हमारा ट्रेड डिक्लाइन हुआ। अब डिक्लाइन जो ट्रेड था उसके कारण हमारा क्या हुआ? डिक्लाइन टाउन्स के भी हुए। फॉर एग्जांपल टाउन्स जो थे फ्लरिश्ड हुए थे सातवाहनस और कुशान्स के टाइम पे। पाटलिपुत्र जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स थे, कौशाम्बी, वैशाली, ये सारे टाउन्स जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, और पोस्ट गुप्ता टाइम पे पूरी तरह डिसअपियर हो गए। अब चाइनीज़ पिलग्रिम हुआन सेंग जो थे उन्होंने विजिट किए बहुत सारे टाउन्स, और उन्होंने बोला कि पूरी तरह टाउन जो है ख़त्म हो रहे हैं, और इसके कारण क्या हुआ? जो भी आर्टिशंस और मर्चेंट्स थे जो भी टाउन्स में रहते थे वो विलेज की तरफ जाने लगा, और कल्टीवेशन जो एक्टिविटी थी वो परफॉर्म करने लगे, क्योंकि उसी में उनको कुछ ना कुछ मिलता था, ठीक है। तो उन्होंने पूरी प्रैक्टिसेस, जो भी सिल्क वीवर्स थे, जो भी सारी चीज़ें ग्रो करते थे टाउन्स में, वो धीरे धीरे दूर जाने लगे, और इसी के कारण हमारा टाउन्स डिक्लाइन हुआ, ठीक है, और स्मॉलर यूनिट्स डेवलप हुई। फ्रॉम द 6th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स अगर बात करें तो बहुत सारे सोशल चेंजेस अकर्ड हुए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल गैंगेटिक बेसिन नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें तो वैश्यास जो है वो फ्री पीजेंट्स की तरह रिगार्ड किए जाते थे, और लैंड ग्रांट्स जो था वो लैंडलॉर्ड्स क्रिएट कर दिए बिटवीन द पीजेंट्स ऑन द वन हैंड एंड द किंग ऑन द अदर हैंड, जिसके कारण जो है मिडिल मैन क्रिएट हो गए, और उससे के कारण जो है और ज़्यादा पैसा कम मिलने लगा लोगों को, और लोग धीरे धीरे जो है टाउन्स छोड़ के कहाँ जाने लगे? विलेजेस में जाने लगे। तो टाउन्स का डिक्लाइन हुआ और ट्रेड का भी डिक्लाइन हुआ। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द समरी। सो न्यू एग्रेरियन इकोनॉमी की बात करें, वो स्टार्ट क्यों हुई? लैंड ग्रांट प्रैक्टिस के कारण स्टार्ट हुई, और पीजेंट्स और शेयर क्रॉपर्स जो अटैच थे लैंड से वो कल्टीवेट करते थे बट वो ओन नहीं करते थे, ठीक है। तो जिसके कारण न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी स्टार्ट हुई। अब डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स की बात करें, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स डिक्लाइन हो गए, कॉइन्स डिक्लाइन हो गए आफ्टर 6th सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड जो था वेस्टर्न पार्ट रोमन एम्पायर के साथ पूरी तरह एंड हो गया, सिल्क ट्रेड जो था वो स्टॉप हो गया, अरब्स जो थे एज अ मिडिल मैन होने लगे, बिकॉज ट्रेड जो था इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया के साथ खत्म होने लगा था। अब डिक्लाइन ऑफ ट्रेड जो है वो क्या प्रमोट किया? डिक्लाइन ऑफ टाउन्स, क्योंकि पोस्ट गुप्ता टाइम पे हमने देखा बहुत सारे ओल्ड कमर्शियल सेंटर्स जो थे नॉर्थ के वो पूरी तरह डिक्लाइन हो गए। फॉर एग्जाम्पल मथुरा, हस्तिनापुर, चिरान, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये टाउन्स जो है पूरी तरह ख़त्म हो गए। बहुत सारे ट्रेडर्स और आर्टिशंस जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ के वो कहाँ जाने लगे? कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करने लगे। फॉर एग्जांपल सिल्क वीवर्स जो थे वेस्टर्न कोस्ट के वो माइग्रेट हो गए मंदसौर मालवा रीजन में, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, और इसी के कारण क्या हुआ? ट्रेड डिक्लाइन होने के कारण, टाउन्स डिक्लाइन होने के कारण जो विलेजेस थे वो अपनी डिमांड मनाने के लिए स्मॉलर यूनिट्स डेवलप किए, और अपने खुद का प्रोडक्शन, हर यूनिट जो है अपना खुद का प्रोडक्शन करती थी और अपनी खुद की नीड पूरी करती थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स, ठीक है। Now let's come to the next changes in वर्ना सिस्टम। अब चेंजेस इन वर्ना सिस्टम की अगर बात करें तो मैंने जैसे कि आपको इसके पहले वाले चैप्टर में भी मतलब जब मैंने वो पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वर्ना सिस्टम कैसे चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो हमारे 4 वर्नास थे, मेनली 4 वर्नास थे, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन था, डिफाइन था, धर्मशास्त्र में डिफाइन किया गया था। बट हुआ क्या कि जैसे ही बुद्धिज़्म जैनिज़्म वो हुआ तो एमर्ज हुए, तो उसके कारण वैश्यास और शूद्रास की कंडीशन इंप्रूव हुई, ठीक है, वो भी बहुत सारे अदर फंक्शंस परफॉर्म करने लगे जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय करते थे। तो इसके कारण इंटरमिक्सचर जो था हमारे वर्ना सिस्टम में कास्ट का वो बहुत ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन वर्ना सिस्टम में इन्होंने बोला है कि पावर को बढ़ाने के लिए और लैंड ग्रैंड के कारण, मतलब पावर के कारण और लैंड ग्रैंड के कारण बहुत सारी कैटेगरीज हमारी बढ़ गई लैंडेड पीपल में। फॉर एग्जांपल जब पर्सन लैंड और पावर दोनों ऑक्यूपाई कर लेता है तो वो हाई पोजीशन सोसाइटी में ले लेता है, भले वो लो कास्ट का हो, पर अगर उसके पास लैंड है और उसके पास पावर है तो वो बिल्कुल हाई पोजीशन में है, ठीक है। सो भले ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और ये इसके कारण बहुत सारी डिफ़िकल्टीज क्रिएट हुई क्योंकि इकोनॉमिकली वेल ऑफ है और सोशली लो है, फिर भी वो पावर में है। तो अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र अगर बात करें तो धर्मशास्त्र बोलते हैं कि वर्ना सिस्टम के थ्रू ही सोशल पोजीशन रेगुलेट की जाती है और जो पीपल है वो 4 वर्नास में डिवाइडेड है। ब्राह्मण जो है हाईएस्ट है और शूद्रास जो है लोवेस्ट है। अब इकोनॉमिक राइट जो है पर्सन का वो भी वर्ना सिस्टम पे ही बेस्ड था अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र। सो बहुत सारे चेंजेस हुए रिटन टेक्स्ट में टू रिकग्नाइज द पोजिशन ऑफ लिव लैंडेड क्लासेस। वरा मिरहा थे, उन्होंने बोला कि हाउसेज जो थे, साइजेस जो थे हाउसेस के वो भी वर्ना सिस्टम पे बेस्ड थे कि जो हमारा हायर बनना है उनके बड़े हाउसेस बनेंगे और जो लोअर बनना है उनके छोटे हाउसेस बनेंगे। फिर साइजेस भी फिक्स किए थे, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। बट 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स की अगर बात करें तो बहुत सारे न्यूमरस कास्ट क्रिएट हुई। पुराना जो थे 8th सेंचुरी के, उन्होंने बोला कि 1000 ऑफ मिक्स क्लास जो है प्रोड्यूस्ड हुई बिकॉज ऑफ कनेक्शन ऑफ वैश्यास वुमेन विथ मेन, मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस जो आज प्रेवलेंट हो रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि इंटरकास्ट मैरिजेस अगर आपको ख़त्म करना है, तो अगर कास्ट आपको ख़त्म करना है तो आप इंटरकास्ट मैरिजेस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट शूद्रास और अनटचेबल्स जो थे वो सब कास्ट में डिवाइड हो गए और नंबर ऑफ कास्ट जो थी वो इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमी इन विच पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स जो हैं वो हिंदू सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लिए बिकॉज लैंड ग्रैंड जो ब्राह्मण्स को दिया जाता था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और उसी के अंदर वो लोग आते थे और बहुत सारी प्रैक्टिसेस सीख जाते थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चेंजेस इन वर्ना सिस्टम। लेट्स कम टू द समरी। चेंजेस इन वर्ना सिस्टम की अगर बात करें वे वी आर या सो 2 इंपॉर्टेंट रीजन थे। पहली चीज़ पावर के लिए, दूसरी चीज़ लैंड ग्रैंड के कारण पावर और लैंड इंक्रीज हुआ तो हाई पोजीशन सोसाइटी में पीपल अडॉप्ट करने लगे, भले वो लो कास्ट से बिलोंग करते हो। बट ये डिफ़िकल्टीज क्रिएट किया क्योंकि इकोनॉमिकली वेल ऑफ और सोशली लो में कैसे लोग वो हो सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र सोशल पोजीशन जो है वो वर्ना सिस्टम के थ्रू रेगुलेट की जाती थी। बट फ्रॉम द 7th सेंचुरी थाउजेंड्स ऑफ मिक्सड क्लास प्रोड्यूस हुई बाय कनेक्शन ऑफ वैश्यास वुमेन विथ मेन ऑफ लोअर कास्ट और सब कास्ट फरिश्ड हुई और बहुत सारे ट्राइबल पीपल एडमिट हो गए हिंदू सोसाइटी में बिकॉज लैंड ग्रैंड जो है ब्राह्मण्स को दिया जाता था और हर ट्राइब खुद का स्टेटस जो है और सेपरेट कास्ट बनाते थे इन हिंदू सोसाइटी इटसेल्फ। तो दिस इज ऑल अबाउट चेंजेस इन वर्ना सिस्टम, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो 6th to 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, बहुत सारे सब नेशनल यूनिट्स स्टार्ट हुई। फॉर एग्जांपल असम, बंगाल, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एटसेट्रा, और सबकी खुद की आइडेंटिटी थी बिकॉज वो रिकग्नाइज किसके थ्रू किए जाते थे, फॉरेन और इंडियन सोर्सेज के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल हुआन सांग आए, विशाख दत्त आए, ये सब बताते थे कि डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट क्लॉथिंग है, डिफरेंट लैंग्वेज है। और हमने देखा कि जैनास बुक जो है लेट 8th सेंचुरी में उन्होंने नोटिस किया कि 18 मेजर पीपल्स जो हैं और नेशनैलिटीज़ का एग्जिस्टेंस है और फिजिकल फीचर्स जो है 16, ठीक है। अब 6th to 7th सेंचुरी में इक्वली इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, संस्कृत लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ और संस्कृत जो है वो रूलिंग क्लास है वो यूज़ करती थी और ऑर्नेट स्टाइल ऑफ संस्कृत स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग ऑफ बना वगैरह हमने देखा। फिर 7th सेंचुरी AD के ही टाइम पे एक रिमार्केबल डेवलपमेंट हुआ लिंग्विस्टिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, क्योंकि बुद्धिस्ट राइटिंग जो थी ईस्टर्न इंडिया से वो बहुत अलग अलग टाइप की लिंग्विस्टिक हिस्ट्री दिखाई। फॉर एग्जांपल बंगाली, असामीज़, मैथिली, उड़िया, हिंदी, ठीक है। तो सबके अलग अलग रीजनल डेवलपमेंट हुए और इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ डेवलप हुई, इंडिपेंडेंट कल्चर डेवलप हुआ। अब रीजनल स्क्रिप्ट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई 7th सेंचुरी में। फ्रॉम द मॉडर्न टू गुप्ता टाइम्स अगर बात करें तो स्क्रिप्ट जो है वो बहुत सारा चेंजेस हुए थ्रू आउट द कंट्री और
गुप्ता एज के टाइम पे जो थे वो मास्टर्ड हो गए इंस्क्रिप्शन में, क्योंकि उन्होंने रिटन इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा देखे, बहुत ज़्यादा लिटरेचर फ्लरिश्ड हुआ। तो ये जो है हमको बताता है कि कैसे कैसे हमारा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। तो समरी एक बार देख लेते हैं कल्चरल डेवलपमेंट की। अब कल्चरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो स्टार्ट क्यों हुआ विद द फॉर्मेशन ऑफ सब नेशनल यूनिट्स सच एस आंध्रा, असम, बंगाल, गुजरात, कर्नाटका, और इनकी खुद की आइडेंटिटी थी। कौन रिकग्नाइज करता था? फॉरेन सोर्सेज के द्वारा रिकग्नाइज होती थी और इंडियन सोर्सेज के द्वारा। फॉर एग्जांपल विशाख दत्त ने बोला कि डिफरेंट रीजन के पीपल डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते, डिफरेंट कस्टम है उनका, डिफरेंट क्लॉथिंग स्टाइल है। फिर 6 to 7 सेंचुरी में देखा संस्कृत लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ और संस्कृत जो है वो रूलिंग क्लास यूज़ करती थी और ऑर्नेट स्टाइल जो था संस्कृत का वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ और पॉटरी बहुत कॉमन हो गई। फिर 7th सेंचुरी में ही लिंग्विस्टिक हिस्ट्री जो थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, क्योंकि लोग इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ डेवलप हुई, अलग अलग जो है लैंग्वेजेस डेवलप हुई। फॉर एग्जांपल बिगनिंग ऑफ बंगाली, आसामीज, उड़िया, हिंदी, बिगनिंग ऑफ गुजराती एंड राजस्थानी, और रीजनल स्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट बन गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट कम टू भक्ति एंड तांत्रिसिज्म। हमने वालवाज और चालुक्यास जब पढ़ा था तब हमने भक्ति बोला था कि भक्ति सिस्टम एमर्ज हुआ है यहाँ पे। तो इन स्कल्पचर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स हमने जब देखा साउथ इंडिया में स्टोन टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बनने लगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली साउथ इंडिया टेंडेड टू बिकम ऑफ लैंड ऑफ स्टोन टेम्पल्स। स्टोन और ब्रोंज टेम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिले, ठीक है। ऑल्दो ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस था पर हमको हिमालयन टेरिटरीज में भी मिलता था, और जो साउथ इंडिया में इसलिए ज़्यादा प्रमोट हुआ क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मणिकल टेम्पल्स बहुत ज़्यादा मिले। ईस्टर्न इंडिया में भी बुद्धिस्ट टेम्पल्स मिले और मोनेस्ट्रीज मिली। अब हमने देखा कि कुछ रिलीजियस चेंजेस हुए पोस्ट गुप्ता टाइम्स के बाद, क्योंकि वर्ना सिस्टम जिस टाइप पे बेस्ड था कि ऊंचे वर्ना और लोअर वर्ना, वैसे ही हिंदू डिविनिटीज़ जो थी वो भी हायर डिविनिटीज़ और लोअर डिविनिटीज़ हायरार्की में रखी जाती थी अकॉर्डिंग टू देयर गेट्स। और 3 इंपॉर्टेंट गॉड थे विष्णु, शिवा एंड दुर्गा, वो जो है सुप्रीम गॉड्स बोले जाते थे। उनकी बहुत बड़ी पोस्टर बनाई जाती थी, उनको बहुत बड़ा मूर्ति बनाई जाती थी, पर बाकी गॉड्स की छोटी मूर्ति बनाई जाती थी, ठीक है, माइनर डेटीज़। तो ये हमको आर्ट और लिटरेचर दोनों में मिला। फॉर एग्जांपल जो हमारे वैष्णविज्म, जैनाज और शैवित से वो डिवाइड हुए 5 रैंक्स में। हाईएस्ट रैंक जो था वो किसने ऑक्यूपाई किया? आचार्य ने ऑक्यूपाई किया, जिनका कोरोनेशन सेम होता था जैसा किंग का होता था। बट फ्रॉम द 7th सेंचुरी AD भक्ति कल्ट स्प्रेड हुआ थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। भक्ति मतलब ये होता है कि जितने भी लोग हैं वो जाके पूजा कर रहे हैं और उसके बाद उस पूजा के बाद वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद उनको मिल रहा है इन द फेवर ऑफ गॉड, ठीक है। और वो पूरी तरह डिवोटी की तरह सरेंडर कर दिए हैं गॉड को। और ये प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट डिपेंडेंस हो गई टेनेंट्स ऑन द लैंड ओनर, जस्ट एज द टेनेंट्स ऑफर्ड एंड रेंडर्ड वेरियस सर्विसेज टू द लॉर्ड एंड देन रिसीव्ड लैंड एंड प्रोटेक्शन एज अ काइंड ऑफ फेवर फ्रॉम हिम। द मोस्ट रिमार्केबल डेवलपमेंट हुआ रिलीजियस फील्ड में, क्योंकि तांत्रिसिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। 5th सेंचुरीज में बहुत सारे ब्राह्मण्स जो थे लैंड रिसीव किए इन नेपाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, सेंट्रल एशिया एंड डेक्कन। एंड इसी के कारण जो था तांत्रिक टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा श्राइन्स प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई, अपीयर्ड हुई। अब तांत्रिसिज्म जो है वो दोनों विमेन, शूद्रास, हर रैंक के लोग एडमिट कर सकते थे और ये जनरली मैजिक रिचुअल्स पे बेस्ड था, ठीक है। तो सम ऑफ द रिचुअल्स जो थे वो अर्लियर टाइम्स में भी यूज़ होते थे, जैसे कि हम हड़प्पन टाइप में पढ़े हैं, बट दे वर सिस्टमाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन तांत्रिज्म टेक्स्ट 6th सेंचुरी AD में। अब दे वर इंटेंडेड टू सेटिस्फाई द मटीरियल डिज़ायर्स। अब ये क्या सेटिस्फाई करते थे? मटीरियल डिज़ायर्स जो था डिवोटी का, कि उसको सेटिस्फाई करते थे फॉर फिजिकल पोजेशन, अपने डे टू डे इंजरीज हैं उसको, डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। और तांत्रिसिज्म जो है एरोज हुआ एज अ लार्ज स्केल एडमिशन ऑफ एबोरिजिनल पीपल इन ब्राह्मणिकल सोसाइटी, क्योंकि बहुत सारे पीपल जो है ब्राह्मणिकल सोसाइटी में आ गए थे। ब्राह्मण्स जो थे बहुत सारे ट्राइबल रिचुअल्स परफॉर्म करने लगे, चार्म्स परफॉर्म करने लगे और ऑफिशियली कंपाइल्ड एंड स्पॉन्सर्ड किए गए उनके द्वारा। In course of time, but तांत्रिज्म धीरे धीरे डिस्टॉर्ट हो गया बाय द ब्राह्मणिज्म एंड प्रीस्ट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ रिच क्लाइंट्स। तांत्रिज्म जो है वो जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म हर रिलीजन पे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब 6th और 7th सेंचुरी की बात करें तो स्ट्राइकिंग सर्टेन डेवलपमेंट्स हुई पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, लैंग्वेज, रिलीजन, स्क्रिप्ट में, और इसके कारण हमको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा एंशंट इंडिया जो है मिडिवल फेज में कैसे चेंज हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट तांत्रिसिज्म, भक्ति, ठीक है। तो एक बार समरी देख लेते हैं। हाँ,
तो भक्ति एंड तांत्रिज्म की बात करें तो 7 to 8 सेंचुरी में स्टोन टेम्पल्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए साउथ इंडिया में, जैसे स्टोन्स और ब्रोंज के 2 मेन मीडिया मिले। फिर पोस्ट गुप्ता टाइम्स में रिलीजियस चेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदू डिविनिटीज़ जो थी मेनली शिव विष्णु एंड दुर्गा, वो बहुत हायर हायरार्की में उनको प्लेस किया जाता था, उनको बड़े रैंक में प्लेस किया जाता, बाकी सबको नीचे प्लेस किया जाता था। 7th सेंचुरी में भक्ति कल्ट स्प्रेड हुआ थ्रू आउट द कंट्री, और स्प्रेड जो था तांत्रिज्म का बहुत ज़्यादा हुआ अलग अलग स्टेट्स में। और वो अडॉप्ट कौन करता है, वुमेन और शूद्रास को सेम पोजीशन दी गई, सेम रैंक दिया गया, और मैजिक रिचुअल्स यूज़ करते थे। और ये जनरली क्यों हुआ कि मटेरियल जो लाइफ थी पीपल की, डिवोटीज़ की, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनके फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और डे टू डे डिजीज़ और इंजरीज़ हैं उसको ख़त्म करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द भक्ति एंड तांत्रिज्म। तो एंशिएंट इंडिया कैसे हमारी मिडिवल इंडिया में चेंज हुई, क्या क्या रीजंस थे, वो हमने पढ़ लिया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई विल स्टार्ट सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुमारो, और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।